जब अकबर ने कहा, मिट्टी बेचकर दिखाओ। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज असामान्य हलचल में था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता झलक रही थी। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज मैं दरबार में एक अजीब परीक्षा लेना चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा दरबारी चाहिए जो मुझे दिखाए कि वो मिट्टी बेचकर लाभ कमा सकता है। सब दरबारी दंग रह गए। मिट्टी बेचकर लाभ? किसी ने फुसफुसाया, ये तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल, जो चुपचाप अपने स्थान पर बैठकर तमाशा देख रहे थे, मुस्कुराए। उनके चेहरे पर चमक थी। कई दरबारी धीरे धीरे अपनी नजरें झुकाकर बैठे। जहां पनाह, मिट्टी बेचकर लाभ कमाना तो संभव नहीं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह काम नामुमकिन नहीं है, बस इसे सही ढंग से करना पड़ेगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, यदि तुम इसे कर सको तो पूरा दरबार तुम्हारी बुद्धि की दाद देगा। बीरबल ने तुरंत बाजार की ओर अपने मददगार भेजे और सबसे अच्छी मिट्टी मंगवाई। ये केवल साधारण मिट्टी नहीं है, बीरबल ने कहा, यह मिट्टी में कुछ खास गुण है। अगर इसे सही तरह से बेचा गया तो ये नामुमकिन को संभव बना सकती है। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव होगा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, बुद्धि और सूझबूझ से हर चीज लाभ में बदली जा सकती है। बीरबल ने मिट्टी को छोटे छोटे बोतलों और पैकेटों में बांट दिया। उन्होंने हर पैकेट पर लिखा, ये मिट्टी आपके घर में सुख और समृद्धि लाएगी। बीरबल ने बाजार में जाकर इसे बेचने की तैयारी शुरू की। लोगों ने पहले हंसी उड़ाई, मिट्टी बेच रहे हो, ये तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल ने हर ग्राहक को बड़े धैर्य और समझदारी से समझाया कि ये मिट्टी उनके लिए खास है। धीरे धीरे लोग मिट्टी खरीदने लगे। किसी ने कहा, बीरबल ने तो इसे बेचने का तरीका ही बदल दिया। मिट्टी अब सोने के बराबर लग रही है। अकबर ने दरबार में बैठकर देखा कि कैसे बीरबल ने मिट्टी को लाभ का साधन बना दिया। बीरबल, तुमने सचमुच नामुमकिन को संभव कर दिखाया। लेकिन तभी 5 व्यापारी जो बीरबल की चालाकी से जलते थे, बाजार में आए और बोले, ये सब चालाकी है। मिट्टी से कोई लाभ कैसे कमा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा लाभ वही है जो सोच और विश्वास से उत्पन्न होता है। यदि लोग इसे खरीदने को तैयार हैं, तो ये मिट्टी भी सोने के बराबर हो सकती है। अकबर ने तालियां बजाई। दरबार में सबकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि और धैर्य की चर्चा कर रहा था। बीरबल ने केवल मिट्टी बेचकर नामुमकिन को संभव कर दिखाया। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चालाकी से यह साबित हो गया कि बुद्धि और धैर्य से नामुमकिन भी संभव बन सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया और चुटकी लेते हुए कहा, जहां पनाह, व्यापार और जीवन दोनों में यही नियम है। धैर्य, बुद्धि और विश्वास से हर कठिन काम आसान बन जाता है। लेकिन तभी एक दरबारी फुसफुसाया, जहां पनाह, यह केवल शुरुआत है। जो व्यक्ति इसे असंभव मानता था, वो अब इसे असली चुनौती मान रहा है। बीरबल की अगली चाल क्या होगी? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार में कोई असंभव काम पूरा नहीं हो सकता। तैयार रहो, अगली चुनौती आने वाली है। पूरा दरबार उत्सुकता और हंसी से गूंज उठा। अकबर का आदेश, मेरे सामने असंभव चीज लाओ। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज अनयूजुअली हलचल में था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और गहरी गंभीरता दोनों झलक रही थी। अकबर ने दरबारियों को देखते हुए कहा, आज मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूं जो किसी के लिए असंभव हो। मेरे सामने कोई भी असंभव चीज लाए, और जो इसे ला सके वही मेरा सच्चा विद्वान होगा। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने सोचा, क्या संभव है कि कोई असंभव चीज ला पाए? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। कई दरबारी धीरे धीरे अपनी नजरें झुकाकर बैठे।
जहांपनाह, ये तो नामुमकिन है, कोई भी इसे पूरा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चतुर दरबारी, जो अकबर की प्रशंसा और पुरस्कार की लालसा में थे, उठ खड़े हुए। जहांपनाह, हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, ये असंभव तभी साबित होगा जब तुम इसे सचमुच ला सको। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। आज तो मजा आने वाला है, उन्होंने सोचा। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने एक ऐसा पानी लाया जाए जो कभी उबाल न सके। दरबार में सबने हंसी रोकने की कोशिश की। ये तो नामुमकिन है, किसी दरबारी ने फुसफुसाया। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। बीरबल ने कुछ जड़ी बूटियां, घड़े और पानी मंगवाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इसे लेकर आता हूं। बीरबल ने घड़े में पानी डालकर उसमें एक खास जड़ी बूटी मिला दी। ये जड़ी बूटी गर्म होने पर पानी को उबालने नहीं देती। अकबर ने आंखें चौड़ी कर दी। तुमने इसे सचमुच असंभव बना दिया, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। जहांपनाह, विज्ञान और बुद्धि के मिलन से असंभव भी संभव हो सकता है। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। अकबर ने तुरंत अगली चुनौती रखी। अब मेरे सामने एक ऐसा पक्षी लाओ जो कभी उड़ न सके। सब दरबारी सोच में पड़ गए। पक्षी उड़ना तो उसकी प्रकृति है, ये नामुमकिन है। बीरबल ने हंसते हुए दरबार में कहा, जहांपनाह, अगर हम इसे सही दिशा में समझें तो ये भी संभव है। उन्होंने एक बंद पिंजरे में पक्षी रखा और पिंजरे को बहुत हल्का और रंगीन बनाया। जहांपनाह, ये पक्षी आज उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंखों पर सोने की हल्की परत चढ़ाई गई है और उसे केवल उड़ना सिखाया जाएगा जब आपके आदेश से अनुमति मिले। अकबर ने हैरानी से सिर हिलाया। बीरबल, तुम सचमुच असंभव को संभव बना रहे हो। अकबर ने चुनौती दी, अब मेरे सामने ऐसा संगीत लाओ जो कभी न सुना गया हो। दरबार में सब गहनों और उपकरणों की ओर देखने लगे। बीरबल ने एक नई तान बनाई। उन्होंने 5 अलग अलग वाद्य यंत्रों के सुर मिलाए। जहांपनाह, ये संगीत पहले किसी ने नहीं सुना। इसे सिर्फ अब दरबार में ही सुना जा सकता है। अकबर ने तालियां बजाई। दरबारियों की आंखों में विस्मय झलक रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, अब सबसे कठिन, मेरे सामने ऐसी वस्तु लाओ जो न हो, फिर भी दिखे। दरबार में दहशत और उत्सुकता फैल गई। सब दरबारी सोच में पड़ गए। ये तो पूरी तरह असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असंभव वही है जिसे हम केवल देखने की दृष्टि से परखते हैं। वास्तविकता में ये हमेशा संभव है। उन्होंने एक बड़े शीशे का बक्सा लिया। उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन बक्से पर लिखा था, ये वही वस्तु है जिसे आप देखना चाहते हैं, पर यह खाली है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने असंभव को वास्तविकता में बदल दिया। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई असंभव नहीं टिक सकता। बीरबल ने हंसते हुए सिर झुकाया। जहांपनाह, असंभव केवल तब तक असंभव होता है जब तक हम उसे नामुमकिन मानते हैं। बीरबल और 5 चालाक आलसी व्यापारियों की चुनौती। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज भी अपने शाही ठाट बाट में सज-धज कर खड़ा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी उनके चारों ओर कतारबद्ध खड़े थे। अचानक दरबार का दरवाजा खुला और 5 व्यापारी अंदर आए। उनके कपड़े महंगे थे, लेकिन चालाकी और आलस्य उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सबकी नजरें उन पर टिकी थी। अकबर ने सिर हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जहांपनाह, पहला व्यापारी बोल पड़ा, हमने सुना है कि आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। हम 5 ने मिलकर उसके लिए चुनौती तैयार की है। अगर वो इसे हल कर सके तो उसकी बुद्धि की दाद देंगे, वरना। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा काम मुश्किल होने वाला है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। बीरबल ने पूछा,
तुम लोगों का आलस्य इतना बड़ा है कि काम में मन नहीं लगता, तो क्या ये चुनौती उससे संबंधित है? व्यापारी हंस पड़े। बिल्कुल। हमने 5 काम तैयार किए हैं, जिनमें हर एक इतना आलसीपन भरा है कि केवल बुद्धिमान ही इसे पूरा कर सकता है। पहला काम, हमारे गढ़े हुए सामान में छुपा खजाना निकालना। बीरबल ने भौहें उठाई। आसान है, दिखाइए। व्यापारी ने खजाने से भरे बक्से दरबार में रख दिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, सिर्फ बुद्धिमान ही इसे ढूंढ पाएगा। बीरबल ने बक्सों को ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि सिर्फ उन पर केंद्रित थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। उन्होंने धीरे से बक्से उठाए और सही खजाने को दिखा दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली खजाना वही है जिस पर धूल का ढेर नहीं है। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। दूसरे व्यापारी ने कहा, अब तुम्हें हमारी धैर्य परीक्षा करनी होगी। ये 5 घड़े में अलग अलग रस भरा है। यदि तुम सही रस निकालकर उसे पहचान सको तो तुम्हारा बुद्धिमान होना साबित होगा। बीरबल ने हर घड़े को ध्यान से देखा और धीरे धीरे रस पहचान लिया। अकबर चकित रह गए। तुमने बिना स्वाद लिए कैसे पहचाना? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, घड़े की खुशबू और रंग ही काफी था। तीसरे व्यापारी ने बीरबल को एक पेपर और कलम दी। हमने 5 पहेलियां लिखी हैं, तुम्हें केवल 5 मिनट में हल करना होगा। बीरबल ने बिना झिझक पहेलियों को हल कर दिया। अकबर ने तालियां बजाई। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। चौथे और 5वें व्यापारी ने मिलकर एक अंतिम चाल चली। अगर बीरबल इसे हल कर सके तो हम अपने पूरे आलस्य और चालाकी को छोड़ देंगे। उन्होंने एक बड़े जार में नींबू, मिर्च और पानी डालकर कहा, इसमें से सबसे ताजा स्वाद बताओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर गलत कहा तो हमारी चालाकी सब पर हावी होगी। बीरबल ने जार उठाया, धीरे से सूंघा, थोड़ा पानी चखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, सबसे ताजा नींबू वही है जो सबसे ऊपर है। अकबर और दरबारियों ने तालियां बजाई। 5 व्यापारी शर्मिंदा होकर झुके। हमारी चालाकी और आलस्य दोनों ही बीरबल के सामने असफल हो गए। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, बुद्धि का असली काम सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि धैर्य और सूझबूझ में होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर सबको चकित कर दिया। यही कारण है कि तुम मेरे दरबार के सबसे मूल्यवान रत्न हो। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। बीरबल बनाम 4 पंडितों की पहेली। एक दिन सुबह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरियाली, फूलों की महक और फव्वारों की ठंडी बूंदें हवा में तैर रही थी। इतने में 4 अलग अलग राज्यों से आए पंडित एक साथ महल पहुंचे। वे चारों बड़े नामी थे। 1 पंडित घनश्याम शास्त्री, जो खुद को वेदों का महाज्ञानी कहते थे। 2 पंडित राघव भट्ट, जो दावा करते थे कि खगोल ज्ञान में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। 3 पंडित जगन्नाथ मिश्र, जो अपनी तर्क शक्ति और बहस में लोगों को चुप कराने के लिए मशहूर थे। 4 पंडित बालकृष्ण उपाध्याय, जिन्हें पुराणों और धर्म ग्रंथों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। चारों ने मिलकर अकबर को चुनौती दी, जहां पनाह, सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर वजीर है। अगर वो सचमुच बुद्धिमान है तो हमारी चारों की पहेलियों का हल करके दिखाए। अगर नहीं कर पाया तो मान लीजिए कि उसका नाम यूं ही मशहूर है। अकबर मुस्कुराए, मगर भीतर से उन्हें भी थोड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने आदेश दिया, दरबार लगेगा और बीरबल चारों पंडितों का सामना करेगा। दरबार में जैसे ही चारों पंडित आए, शानो शौकत से कदम रखते हुए बोले, जहां पनाह, हम चारों अलग अलग विद्या में पारंगत हैं। हम एक एक प्रश्न करेंगे। यदि बीरबल उत्तर न दे पाया तो उसे दरबार से बाहर कर दीजिए। बीरबल मुस्कुराकर बोला, पंडित जी, प्रश्न कठिन हो या आसान,
उत्तर देने का तरीका सबसे जरूरी होता है। आप पूछिए, मैं तैयार हूं। सबसे पहले घनश्याम शास्त्री खड़े हुए और बोले, बीरबल, बताओ, ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? दरबार में सन्नाटा। दरबारी सोचने लगे, इतना बड़ा सवाल, इसका जवाब कैसे देगा बीरबल? बीरबल ने आराम से दरबार के बीच जमीन पर अपनी छड़ी टिका दी और बोला, यही है ब्रह्मांड का केंद्र। पंडित ने चौंक कर कहा, यह क्या मजाक है? बीरबल मुस्कुराया, जो जगह किसी के लिए केंद्र है वही उसका केंद्र है। आप साबित कीजिए कि यह केंद्र नहीं है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बारी थी राघव भट्ट की। वे बोले, बीरबल, बताओ, आकाश में सबसे तेज गति किसकी है? बीरबल ने पल भर सोचा और बोला, मानव की बुद्धि की। पंडित बोले, सूरज, चांद, हवा, ये सब तेज है, लेकिन बुद्धि? बीरबल ने हंसते हुए कहा, आप एक ही क्षण में अपने गांव, अपने घर, अपने मंदिर और यहां तक कि चंद्रमा तक भी सोच में पहुंच जाते हैं। ये गति किसी तारे या ग्रह से भी तेज है। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, उत्तर सटीक है। पंडित राघव भट्ट चुप हो गए। अब बारी थी जगन्नाथ मिश्र की। वे सबसे चालाक माने जाते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो ये बताओ, कौन बड़ा है, गुरु या भगवान? सवाल सुनकर दरबार गूंज उठा। सबको लगा अब बीरबल फंस गया। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, गुरु बड़ा है। मिश्र जी चिल्लाए, ये कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। बिना गुरु के भगवान तक पहुंचना असंभव है। जैसे दरबार में आने का रास्ता दरबान ही दिखाता है, वैसे ही भगवान तक गुरु पहुंचाते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बात में वजन है। अब आखिरी पंडित बालकृष्ण उपाध्याय बोले, बीरबल, ये बताओ, कौन सा फल ऐसा है जो खाने से इंसान हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाए और उसे कभी भूख न लगे? दरबारियों को लगा ये तो असंभव सवाल है, मगर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, संतोष का फल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। चारों पंडित हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा था बीरबल फंस जाएगा, लेकिन हर बार वो उनकी चालाकी पर भारी पड़ गया। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। रात को चारों पंडित आपस में मिले और बोले, हमें मिलकर ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें बीरबल बुरी तरह फंस जाए, नहीं तो उसकी ख्याति और बढ़ जाएगी। उन्होंने तय किया कि अगली बार वे एक ऐसी संयुक्त पहेली पूछेंगे जिसका जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता। अगले दिन पंडितों ने अकबर के सामने बीरबल को बुलाया और कहा, जहांपनाह, अब हम चारों मिलकर एक ही पहेली पूछेंगे। अगर बीरबल इसका उत्तर दे गया तो हम मान लेंगे कि वो सचमुच सर्वज्ञानी है। अकबर बोले, ठीक है, पूछो। चारों पंडित बोले, ए बीरबल, बताओ, कौन सा सत्य झूठ है, कौन सा झूठ सत्य है, कौन सा जीवन मृत्यु है और कौन सी मृत्यु जीवन है? दरबार में हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे, ये कैसे सवाल है? बीरबल का छल, जवाब जिसने सबको चौंका दिया। बीरबल शांत खड़े हुए, फिर बोले, सुनो पंडितों, सत्य झूठ है जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में सच बोलकर दूसरों को दुख पहुंचाए। झूठ सत्य है जब कोई झूठ किसी की जान बचा ले। जीवन मृत्यु है जब इंसान केवल लालच और पाप में जीता है, वो जीते जी मर जाता है। मृत्यु जीवन है जब कोई अपने धर्म और कर्तव्य के लिए प्राण त्याग दे, तो उसकी मृत्यु ही अमर जीवन बन जाती है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। चारों पंडितों ने सिर झुका लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, पंडितों, अब मान गए न कि बीरबल केवल मेरा वजीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बुद्धि का रत्न है। चारों पंडित शर्मिंदा होकर बोले, हाँ जहांपनाह, हम मानते हैं कि बीरबल अद्वितीय है। हमसे जीतना किसी और के बस की बात नहीं। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी कठिन पहेली का जवाब कैसे दिया? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, मैंने खुद से नहीं दिया,
मैंने उनकी चाल को उन्हीं पर पलट दिया। वे चाहते थे मुझे उलझाना, लेकिन मैंने उनके सवालों को इंसानी जीवन के आईने में रखकर जवाब दिया। यही असली छल है, दुश्मन की तलवार को उसी पर मोड़ देना। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे बड़े रत्न हो। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अकबर का हुक्म, दरबार में बिना कपड़ों के आओ। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा अपने ठाठ-बाट और रंग बिरंगे कपड़ों से सज-धज कर खड़ा रहता था, लेकिन आज कुछ अजीब होने वाला था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनकी आंखों में हल्की मुस्कान और गहरी गंभीरता दोनों झलक रही थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज मैं दरबार में एक अजीब परीक्षा लेने जा रहा हूं। जो दरबारी बिना कपड़ों के दरबार में आएगा, वही मेरी असली बुद्धि और साहस दिखा पाएगा। पूरा दरबार हिल गया। दरबारी फुसफुसाए, जहांपनाह, ये तो नामुमकिन है। बिना कपड़ों के दरबार में आना तो किसी के लिए भी असंभव है। लेकिन बीरबल, जो चुपचाप सिंहासन के पास खड़े थे, मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी। दरबारियों ने धीरे धीरे सिर झुकाया। जहांपनाह, ये तो पूरी तरह असंभव है। ऐसा कौन करेगा? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुम ये कर सकते हो तो आज तुम सबकी बुद्धि और साहस से साबित हो जाओगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जहांपनाह, नामुमकिन काम भी बुद्धि और सूझबूझ से संभव हो सकता है। बीरबल ने तुरंत अपने सहायकों को आदेश दिया कि दरबार के पीछे पर्दे और कपड़े की व्यवस्था की जाए। जहांपनाह, ये काम दिखाने के लिए केवल चालाकी और समझ की जरूरत है, न कि हिम्मत से। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और कहा, यदि हम केवल नामुमकिन पर ध्यान देंगे तो असली चालाकी नजरअंदाज हो जाएगी। हमें इसे मजाक और बुद्धि के मेल से पूरा करना होगा। अगले दिन दरबार खुला और सभी दरबारी तैयार थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब दिखाओ कौन सबसे बहादुर और चालाक है। बीरबल ने बड़ी ही मासूमियत और चालाकी से एक बड़ा पर्दा उठाया। जहांपनाह, दरबार में आने वाला हर व्यक्ति पर्दे के पीछे से होगा। इस तरह सभी को सम्मान और असली चुनौती दोनों मिलेंगी। दरबार में तालियां बजी। कुछ दरबारी डर गए और कुछ मुस्कुराने लगे। ये कैसे संभव हुआ? फुसफुसाया एक दरबारी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, साहस केवल शरीर से नहीं बल्कि बुद्धि और सूझबूझ से मापा जाता है। पर्दे के पीछे सब सुरक्षित है और असली हिम्मत वही दिखेगी जो चालाकी से काम ले। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने नामुमकिन को मजाक और बुद्धि के मेल से संभव कर दिया। ये दरबार का सबसे अद्भुत दिन है। बीरबल ने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, असली बुद्धि और साहस केवल दिखाने से नहीं, समझने और सोचने से आता है। दरबार में सब हंसी और तालियों से गूंज उठा। कुछ दरबारी अब भी सोच रहे थे कि कैसे बीरबल ने बिना किसी को असहज किए अकबर की चुनौती पूरी कर दी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, नामुमकिन केवल तब तक असंभव है जब तक हम उसे डर और हिम्मत से मापते हैं। सूझबूझ और बुद्धि से हर काम आसान हो सकता है। लेकिन तभी एक दरबारी फुसफुसाया, जहांपनाह, आज बीरबल ने चुनौती पूरी कर दी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। जो दरबार में चुपचाप बैठा है, उसने अगली चुनौती तय कर दी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार में कोई असंभव काम संभव नहीं हो सकता। तैयार रहो, अगली चुनौती आने वाली है। मोरल, सच्ची हिम्मत और बुद्धि दिखाने के लिए केवल बहादुरी की जरूरत नहीं, सूझबूझ, चालाकी और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। जब एक महिला ने कहा, अकबर मेरे पति है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह शाही ठाट-बाट से सजा हुआ था। बादशाह अकबर सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और चारों तरफ दरबारी बैठे चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर चली आई। वो बिना झिझक के सीधा अकबर के सामने जा खड़ी हुई
और ऊंची आवाज में बोली, जहांपनाह, आप मेरे पति हैं और आप मुझे भूल गए हैं। पूरा दरबार जैसे जम गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरबारियों ने खुसर फुसर शुरू कर दी। कोई हंसी दबाने लगा तो कोई अकबर के चेहरे को देखने लगा। अकबर खुद हैरान रह गए। ये कैसी गुस्ताखी है? उन्होंने गुस्से से कहा, लेकिन औरत पीछे हटने वाली नहीं थी। वो और जोर से बोली, जहांपनाह, आप चाहे जितना इनकार कर लें, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं। बीरबल, जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, हमें इस औरत की बातों को परखना चाहिए। कहीं ये सचमुच कोई रहस्य तो नहीं? अकबर झुंझला उठे। बीरबल, अगर ये औरत झूठ बोल रही है तो इसे सजा मिलेगी, लेकिन इसकी पोल खोलनी होगी। औरत बोली, जब आप छोटे थे मैंने आपके लिए उपवास रखा था। मैंने ही मन्नत मांगी थी कि आप गद्दी तक पहुंचे, और आज जब आप बादशाह बन गए हैं तो मुझे भूल गए। दरबारियों के बीच दबे छुपे ठाके फूट पड़े। कोई मूंछों में हंसा, कोई झुककर। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इससे सबूत मांगिए। अगर यह आपकी पत्नी है तो इसके पास कोई निशानी जरूर होगी। अकबर ने सख्ती से कहा, हां, सबूत दिखाओ। औरत बोली, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं उसे सिर्फ अकेले में आपको ही दिखाऊंगी। दरबार में फिर सनसनी मच गई। अकबर को मजबूरी में उसे निजी कक्ष में ले जाया गया। वहां औरत ने एक पोटली निकाली। उसमें कुछ पुराने धागे और टूटी हुई चूड़ियां थी। जहांपनाह, यही हमारी शादी की निशानी है। अकबर गुस्से से चीखे, ये तो किसी भी सड़क की चूड़ी हो सकती है। तभी बीरबल अंदर आ गए। वो मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ये औरत आपकी पत्नी नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी की रखैल है। इसे यहां भेजा गया ताकि ये दरबार में हंगामा करे और आपकी इज्जत खराब हो। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने हंसते हुए कहा, इसके हाथों में इत्र और मेहंदी की खुशबू साफ बता रही है कि ये हाल ही में व्यापारी के घर से आई है, और सबूत के नाम पर यह बाजार से उठाई हुई चीजें दिखा रही है। औरत तुरंत पकड़ ली गई। दरबारियों ने तालियां बजाईं और ठाके लगाने लगे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, असली बीवियों को पहचानना आसान काम नहीं, पर धोखेबाज की पहचान मैं पल भर में कर लेता हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर की सबसे कठिन गुत्थी, बीरबल का अनोखा हल। दिल्ली का बादशाह अकबर अपनी तेज दिमागी चुनौतियों और दरबार में अजीबोगरीब सवाल पूछने के लिए मशहूर था। लेकिन उस दिन का दरबार बाकी दिनों से अलग था। सुबह ही से अकबर के चेहरे पर एक गंभीरता थी। आंखों में चमक, होठों पर हल्की मुस्कान और माथे पर सोच की लकीरें। सभी दरबारी अंदाजा लगा रहे थे कि आज कोई बड़ी गुत्थी सामने आने वाली है। अकबर ने गद्दी पर बैठते ही ऐलान किया, आज मैं अपने दरबारियों को ऐसी गुत्थी दूंगा जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। जिसने इसका जवाब दिया उसे सोने की थाली से सम्मानित किया जाएगा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सब मन ही मन सोच रहे थे कि शायद फिर बीरबल ही जीत जाएगा, लेकिन फिर भी हर किसी की आंखों में जिज्ञासा थी। अकबर ने कहा, गुत्थी ये है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है, पर जिसे पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ खाली रह जाते हैं, और वो हर किसी के पास होती है, पर कोई उसे सदा संभाल नहीं पाता। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो सपना हो सकता है। अकबर ने तुरंत कहा, सपना हर किसी को नहीं आता और सब एक ही समय पर नहीं देख सकते। ये सही जवाब नहीं। दूसरा दरबारी बोला, शायद ये हवा है। अकबर मुस्कुराए, हवा तो सबको महसूस होती है, लेकिन उसे सुना कैसे जा सकता है? ये भी सही नहीं। तीसरा बोला, जहांपनाह, ये तो परछाई है। अकबर ने सिर हिलाया, परछाई को न सुना जा सकता है,
न महसूस किया जा सकता है। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कोई कह रहा था कि ये तो असंभव सवाल है। कोई कह रहा था कि बादशाह ने जानबूझकर पहेली ऐसी बनाई है कि कोई हल ही न निकले। जब सभी दरबारी हार मानने लगे तो अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या दरबार में कोई है जो इस कठिन गुत्थी का हल बता सके? या मान लूं कि ये गुत्थी मेरे लिए भी अनसुलझी रहेगी? तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं प्रयास करूं। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। सबको लगा कि अब बीरबल कुछ अजीब सा जवाब देगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस गुत्थी का जवाब है वचन, बोला हुआ शब्द। दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने समझाया, वचन को देखा भी जा सकता है जब वो लिख दिया जाए, सुना भी जा सकता है जब वो बोला जाए, महसूस भी किया जा सकता है जब वो दिल को छू जाए। पर यदि कोई उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वो हाथ से फिसल जाता है। हर किसी के पास वचन होता है, लेकिन कोई भी उसे सदा निभा नहीं पाता। यही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने सच में वो बात कह दी जो मेरे मन की गहराई में थी। सचमुच वचन ही सबसे कठिन गुत्थी है। ये अदृश्य होते हुए भी सब पर भारी है। इसे निभाना सबसे बड़ा धर्म है। आज तुमने मेरी गुत्थी का हल ही नहीं बताया, बल्कि दरबारियों को जीवन का पाठ भी पढ़ा दिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को सोने की थाली भेंट की और ऐलान किया कि आज से हर दरबारी को वचन निभाने का संकल्प लेना होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद एक व्यापारी दरबार में दौड़ा दौड़ा आया और बोला, जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने अपने पड़ोसी को वचन दिया था कि मैं उसे अपना खेत आधी फसल पर दूंगा, लेकिन अब वो कहता है कि मैंने पूरा खेत बेचने का वचन दिया था। गवाह भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? दरबार में फिर गहमा गहमी मच गई। सबने बीरबल की ओर देखा। अब वचन के इसी पाठ से बीरबल को असली न्याय करना था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब देखूंगा कि वचन की गुत्थी को सुलझाने का असली हल तुम कैसे निकालते हो। जारी रहेगा। क्या बीरबल इस नए विवाद को सुलझा पाएगा? व्यापारी सच बोल रहा है या पड़ोसी चालाकी कर रहा है? और क्या इस बार बीरबल की बुद्धि भी असफल हो जाएगी? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़ना होगा। वचन की परीक्षा, बीरबल बनाम चालाक पड़ोसी। सीख, मोरल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वचन ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। इसे निभाना आसान नहीं, लेकिन जो अपना वचन निभाता है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। ईरान के राजा की अजीब शर्त, बाहरी मेहमान और अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी हलचल मची हुई थी। तख्त के पास मंत्री बैठे थे और दरबार की दीवारों पर लाल पीले झंडे लहराते थे। दूर दूर से आए लोगों की भीड़ महल के आंगन तक फैल चुकी थी। खबर ये आई थी कि ईरान का बड़ा राजा, जिसका नाम पारस की मिट्टी पर भी शहंशाह कहा जाता था, शान और अदब के साथ मुगल दरबार में मिलने आया है। उसके साथ एक अजीब शर्त भी लाई गई थी। अगर अकबर उस शर्त को पूरा कर सके तो ईरान का राजा सम्मान सहित एक बड़ा तोहफा देगा, और अगर अकबर असफल रहा तो वो मुगलों पर व्यंग्य कर दिया जाएगा और दरबार में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती थी। अकबर के चेहरे पर खेलती उत्सुकता और हल्की सी चिंतित लकीरें दोनों दिख रही थी। वो तुरंत बीरबल की ओर देखने लगा। उसका दिमाग हमेशा इन पजल्स के हल के लिए तैयार रहता था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता की कोई बात नहीं। हर पहेली का हल मौजूद होता है, बस उसे सही आंख से देखना पड़ता है। ईरानी राजा ने अपनी शर्त दरबार के सामने इस तरह रखी, हमारे यहां एक खास परंपरा है। जब हम किसी ऐसे दरबार में जाते हैं जो हमारे बराबर या उससे बढ़कर कहला सके, तो हम एक प्रश्न रखते हैं। हमारे साथ एक बाहरी मेहमान आया है। वो बहुत बेशकीमती है पर दिखता नहीं।
अगर आप हमें बताएं कि वो मेहमान कौन है और वो क्यों सबसे बड़ा है, तो मैं अपनी तलवार और एक नेम किया हुआ पदक दूंगा। पर अगर आप गलत हुए तो आपकी बुद्धि पर ठाका लगाकर हम वापस चले जाएंगे। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में शक करते हुए देख रहे थे। कौन सा ऐसा मेहमान जो दिखता नहीं और इतना बेशकीमती भी हो? कुछ लोग कहते रहस्यवादी हकीकतें, कुछ कहते खजाना, पर हर उत्तर पर ईरानी राजा मुस्कुराकर सिर हिला देता। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 5 दिन मिलेंगे। 5 दिन में ये बताओ कि वो कौन है। पर याद रहे, हमें दर्शाने मात्र से काम नहीं चलेगा, तर्क और सबूत चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और 5 दिन के लिए अपने कमरे में गया। बीरबल के चेहरे पर रहस्योद्घाटन जैसा चेहरा नजर आया। उसे कुछ खटक रहा था और वो जानता था कि जवाब सोच समझ कर देना होगा। पहला दिन बीरबल ने महल के दरवाजों पर ध्यान दिया। उसने चपरासी से पूछा, क्या किसी ने कल यहां पर एक अजनबी प्रत्यक्ष रूप से देखा? चपरासी ने कहा, जहांपनाह, हर दिन अनेकों आते जाते हैं, पर जो दिखता नहीं वो कौन? बीरबल मुस्कराया और महल के हर एक दरवाजे, रसोई और पुस्तकालय में गया। कुछ छोटी छोटी बातें उसे मिलती रहीं। कुछ लोगों की आंखें नम थी, कुछ ने अचानक चुप्पी साध ली और कुछ ने हंसी को झोंक कर छुपा लिया। दूसरे दिन उसने नगर के बाजार में जाकर दुकानदारों से बात की। वहां उसने सुना कि कई लोग पिछले दिनों अपने घरों में एक नया एहसास उठा है। लोगों ने कहा कि वे रोज की दौड़ में, काम में, रिश्तों में कुछ खो रहे हैं पर खुद को ढूंढ नहीं पा रहे। बीरबल को लगा कि ये कोई आभास नहीं, ये कोई ऐसी चीज है जो चाहिए भी और नहीं दिखती भी। तीसरे दिन बीरबल ने सैनिकों, संगीतकारों और नर्तकियों से मिलकर उनकी मुस्कुराहटों और आंखों के पीछे के किस्सों की बातें सुनी। संगीतकारों ने बताया कि कोई ऐसी धुन है जो आदमी को भीतर से हिला देती है। सुनने पर मन भर आता है और इंसान खुलता है, पर कौन सी धुन? नर्तकियों ने कहा कि कुछ लोग अचानक अपने रिश्तों में दूरियां महसूस कर रहे हैं, एक अजीब रिक्तता जो शब्दों में नहीं आ सकती। चौथे दिन बीरबल ने सबको इकट्ठा करके पूछा, क्या प्यास है? क्या भूख है? क्या कोई बीमारी है जो सबको एक साथ प्रभावित कर रही है? लोगों ने कहा नहीं, पर एक बूढ़ी रानीसा के मुंह से एक छोटी सी बात निकली, हमने बीते कुछ दिनों में सपने में वही देखा है। खाली कक्ष, खाली मेज और फिर एक चमकीली चीज जो न दिखे पर महसूस हो। यह बात सुनकर बीरबल के भीतर एक चमक सी जगी। ये केवल चीजों की कमी नहीं, ये स्मृतियों और प्रेम की कमी है, उसने मन में समझा। 5वें दिन बीरबल ने दरबार में सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसने कहा, जहांपनाह, ईरान के राजा ने जो शर्त रखी है वो एजट कठिन नहीं जितनी कि वो गूढ़ है। हमें सोचना होगा कि ऐसा क्या है जो दिखता नहीं पर जिसकी कीमत अनमोल है। मैं आज उस बाहरी मेहमान का नाम बताऊंगा और साथ में इसका सबूत भी दूंगा। दरबार की आंखें बीरबल पर टिकी। ईरानी राजा ने चुनौतीपूर्ण निगाहों से कहा, अगर वो तुम गलत निकले तो तुम्हारी बुद्धि पर हम मजाक करेंगे। बीरबल निश्चिंत था और बोला, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कुछ मिनटों के लिए चुप्पी साधी, फिर बोला, वो बाहरी मेहमान भरोसा है। दरबार में हलचल हुई। कई लोगों ने अचरज भरी आवाज में पूछा, भरोसा? वो दिखता नहीं, ठीक है, पर यह कैसे साबित करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं सबूत दूंगा, न केवल कागज पर बल्कि हमारे अनुभवों पर भी। वो महल के चारों कोनों की ओर देखकर बोला, सबसे पहले जब कोई घर में दोष, झूठ या बेवफाई आती है तो सबसे पहले भरोसा डगमगा जाता है। आज हमारे नगर में कुछ ऐसे हालात हैं जहां रिश्तों में दूरी आई है। ये दिखता नहीं पर महसूस होता है। मैं आपको निजी जांच के 3 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण बीरबल ने एक युवा सैनिक का बताया। उसने हाल ही में अपनी पत्नी पर शक कर लिया था। बीरबल ने उस सैनिक के घुटनों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे कदम भी अब अनिश्चित चल रहे हैं।
सैनिक ने हां में सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार खुलकर अपनी पत्नी से हंसकर बातें की थी? सैनिक ने कहा, नहीं। यही भरोसा है जो खो गया। वो दिखता नहीं पर उसकी कमी में सब कुछ लड़खड़ा जाता है। दूसरा उदाहरण बीरबल ने साहित्यकार का दिया, जिसने कहा कि शहर में नए गीत गूंज रहे हैं पर लोग उनका आनंद नहीं ले रहे। बीरबल ने कहा, गीत वही है पर लोग गवारपन से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि दिलों का भरोसा कम हुआ है। जब दिल खुलते हैं तो गीत भी खुल जाते हैं। तीसरा उदाहरण उसने खुद के बारे में बताया। जहांपना, कल मैंने दरबार के कोने में बैठे चपरासी के चेहरे पर एक अजीब सी चुभन देखी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि उसका बेटा शहर से चला गया और उसने विश्वास नहीं पाया कि बेटा लौटेगा। उस आदमी का भरोसा डगमगा गया। वो मगन न रहा, उसकी आंखों में सुकून नहीं रहा। भरोसा दिखाई नहीं देता पर उसका अभाव हर चेहरे पर लिखा नजर आता है। ईरानी राजा ने चौंक कर कहा, यह तो बड़ी अजीब व्याख्या है, पर यह साबित नहीं करता कि वो भरोसा ही हमारा मेहमान है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं आपको एक प्रयोग दिखाता हूं। बीरबल ने महल के सामने एक बड़ा मंच तैयार करवाया और 4 अलग अलग चीजें रखवाई। एक सुनहरी सिलवतदार कटोरी जो दौलत का प्रतीक थी, एक बड़ा फीका सा आईना जो दिखावे का प्रतीक था, एक बंदला फाफा पुश्तैनी किताब जो ज्ञान का प्रतीक था, और एक खाली लाल गुलदस्ता जिसमें कोई फूल नहीं था। सब लोग कौतूहल से देखने लगे। बीरबल ने कहा, अब मैं जनता से पूछूंगा, यदि आप इन 4 में से केवल एक चीज को चुन सकते हैं जो आपको सूखापन नहीं देगी, आप किसे चुनेंगे? पहले 2-3 लोग दौलत और आईना चुनने लगे, पर जब बीरबल ने लोगों से पूछा कि क्या वे अपने चुने हुए वस्तु से खुश रहेंगे जब उनके सबसे करीबी उनसे नफरत करने लगे या भरोसा टूट जाए, तो लोग चुप हो गए। फिर कुछ ने किताब चुनी, पर जब पूछा गया कि ज्ञान तब भी काम करेगा जब कोई जानबूझकर आपकी पीठ पीछे धोखा दे, तो लोग झिझके। आखिर में कुछ लोगों ने खाली गुलदस्ते की तरफ देखा और कहा, हमें फूल चाहिए। बीरबल ने कहा, गुलदस्ता तभी महक पाएगा जब उसमें विश्वास से भरे हुए किसी के द्वारा फूल रखे जाएंगे, वरना वो खाली ही रहेगा। इसी तरह भरोसा वो है जो दिखता नहीं पर बिना उसके सब वस्तुएं सूनी है। ईरानी राजा ने अब खड़े होकर कहा, ठीक है, पर क्या भरोसा इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसे सबसे बड़ा मेहमान कहूं? बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, हां, क्योंकि भरोसा, राजा जी, वही है जो रिश्तों की नींव है। एक दरबार का सम्मान तभी बना रहता है जब दास और राजा के बीच भरोसा हो। एक राज्य की रक्षा तभी संभव है जब सेनानी अपने सेनापति पर भरोसा करे। ये वो बाहरी मेहमान है जो दिखता नहीं पर वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में सब कुछ उपयुक्त और सुंदर बन जाता है। ईरानी राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर तर्कसंगत और दिल से निकला है, पर मैं एक और परीक्षा करना चाहूंगा। उसने महल के भरोसेमंद लोगों से कहा कि अगले 1 सप्ताह तक वे कुछ ऐसे प्रयोग करें जिनसे ये देखा जा सके कि भरोसा किस तरह काम करता है। कुछ छोटे छोटे वादे करें और निभाएं, और कुछ बड़े वादों को तोड़कर देखें कि क्या फर्क आएगा। ये प्रयोग पूरे शहर और महल में चलाया गया। 1 सप्ताह के दौरान छोटे बड़े वादों के असर ने स्पष्ट कर दिया। जब लोग छोटे वादे निभाते तो लोगों के चेहरे खिल उठे, काम सुगम दिखे और संगीत भी साफ सुनाई दिया। पर जब वादे टूटे तो हंसी सूख गई, कारोबार कच्चा पड़ा और लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। ईरानी राजा ने यह देखा और उसने शर्त स्वीकार की। उसने अकबर को वो खास पदक और तलवार भेंट की, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने आपकी दरबार की एक अनकही बात जाना। आपके यहां भी भरोसे की महत्ता बहुत बड़ी है। आप सचमुच समझदार शासक हैं। दरबार में सबने तालियां बजाईं। पर इस कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। ईरानी राजा ने बाद में बीरबल से निजता में पूछा, तुमने किस तरह इतनी जल्दी ये निष्कर्ष निकाला? बीरबल ने आंखों में शरारत भरकर कहा, राजा जी,
जब कोई बाहरी मेहमान दिखता नहीं पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो वही चीज होती है जो हर घर में होती है पर नापी नहीं जा सकती, भरोसा। मुझे बस ये देखना था कि किस चीज की कमी हर चेहरे पर सबसे ज्यादा लिखी हुई है। कहानी का एक छोटा सा रोमांटिक पल भी था। दरबार की एक नर्तकी मधुबाला, जिसने बीरबल की बुद्धिमत्ता देखी, धीरे से मुस्कुराई और उसकी ओर फूल का गुच्छा भेजा। बीरबल ने विनम्रता से धन्यवाद जताया और कहा, फूल तब तक खुशबूदार नहीं जब तक किसी के भरोसे का स्पर्श न मिले। ये बात मधुबाला के दिल को छू गई और दोनों के बीच एक मधुर सी दोस्ती की शुरुआत हुई, जो बाद में प्रेम और समझदारी में बदली। कई दिनों तक अकबर ने इस घटना से सीख ली। उसने दरबार और राज्य में विश्वास की अहमियत और भी बढ़ा दी। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे जनसेवा में पारदर्शिता रखें और लोगों के साथ छोटे वादों को निभाने का नियम लागू किया। नगर में फिर से रौनक लौट आई, बाजार की हलचल बढ़ी और रिश्तों की मिठास लौट आई। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि ने आज न केवल हमारी इज्जत बचाई, बल्कि हमें वो सीख भी दी जो खजानों से बड़ी है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, असल खजाना रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। जहां भरोसा हो वही हर चीज पुख्ता रहती है। मगर कहानी का असली मजा यह था कि ईरानी राजा ने अपनी वापसी पर अपने राज्य में एक नया तरीका अपनाया। वो भी छोटे छोटे वादों का सम्मान करने लगा। उसने अपने गांवों में संदेश भेजा, भरोसा रखो और भरोसा बनाओ। कुछ सालों बाद दोनों राजाओं के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए, क्योंकि राजाओं के बीच भरोसा बन गया था। मोरल, विस्तार से और तरीके से। एक, भरोसा दिखता नहीं पर उसकी कीमत अनमोल होती है। भरोसा किसी भी समाज, परिवार या राज्य की नींव है। ये दिखाई नहीं देता, पर इसकी कमी का असर हर काम पर पड़ता है। जैसा बीरबल ने दिखाया, छोटे छोटे वादों का पालन ही भरोसे को बनाता है। यदि हम रोजाना छोटे वादे निभाएं, तो बड़े रिश्ते मजबूत होते हैं। 2, छोटे वादों का असर बड़ा होता है। अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, पर रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें ही संबंधों को मजबूत या कमजोर बनाती है। किसी से मिलने का वादा, किसी काम का समय पर निपटान, किसी का भरोसा जीतना, ये सब छोटे छोटे काम है, पर इनके बिना बड़ा भरोसा बनता नहीं। 3, पारदर्शिता और ईमानदारी नीति है। शासन हो या दोस्ती, पारदर्शिता लोगों का भरोसा जीतने का सबसे सीधा रास्ता है। अकबर ने जब दरबार में पारदर्शिता बढ़ाई और वादों को निभाना अनिवार्य किया, तो न केवल राज्य में व्यवस्था सुधरी, बल्कि लोगों का विश्वास भी बढ़ा। 4, भरोसा बनाना और उसे बरकरार रखना दोनों जरूरी है। भरोसा केवल हासिल करने से नहीं बनता, उसको बरकरार रखना भी एक कला है। यदि आप भरोसा खो देते हैं, तो उसे फिर से पाना मुश्किल होता है। इसलिए छोटे छोटे वादे निभाना ही बड़ा काम है। 5, रिश्तों में समझ और क्षमा का भी स्थान है। कभी कभी भरोसा टूट जाता है। ऐसे में समझदारी से काम लेना, माफी मांगना और सुधार करना बड़े काम आते हैं। कहानी में सैनिक, चपरासी और नर्तकी के छोटे छोटे उदाहरणों ने दिखाया कि संभल कर संवाद करना और दूसरी ओर को सुनना भरोसे को फिर से जगा सकता है। 6, नेतृत्व का परीक्षण केवल बाहरी विजय से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास से भी होता है। एक राजा की असली महानता ये नहीं कि वो कितने शत्रुओं को हराता है, बल्कि ये कि उसके लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। जब राजनेता और अधिकारी अपने लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होते हैं, तभी समाज में स्थायित्व आता है। अंततः ये कहानी सिर्फ एक दार्शनिक पहेली का हल नहीं देती, ये हमें जिंदगी जीने का एक सरल पर असरदार सूत्र भी देती है। दिखने वाली चीजें अस्थायी होती हैं, पर भरोसा जो तुम्हें बनता है वही स्थायी होती है। इसलिए जहां भी जाओ, छोटी छोटी बातों का पालन करो, वादे निभाओ और भरोसा भी जीतो, क्योंकि यही वो बाहरी मेहमान है जो दिखता नहीं पर सबसे बड़ा है। बीरबल और चालाक दरबारी ज्योतिषी।
एक सुबह शहर के कोने कोने में सुर्खियां उगाई। एक दरबारी ज्योतिषी आगरा पहुंचा है, जो महज सितारों की चाल देखकर किसी के भाग्य में छुपे धन संपत्ति का पता लगा सकता है। लोग उसके चमत्कार सुनाकर आते और सुनकर जाते थे। अचरज की बात यह थी कि इस ज्योतिषी के पास हर बार लोगों के खोए हुए चीजों के बारे में सही जानकारी रहती, मानो उसने आसमान से ही सबका हाल जान लिया हो। अकबर को जब इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने दरबार में उसे बुलाया। ज्योतिषी, जिसका नाम विद्याधर था, हाथ में चंदन की छड़ी लिए बड़े नम्र भाव से दरबार में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की आंखों में झांक कर कहा, महात्मा, आपके दरबार में सत्य और न्याय का प्रकाश है। मैं सिर्फ सच्चाई की सेवा करना चाहता हूं। अकबर के मन में जिज्ञासा की लहर उठी। बीरबल की खुराक भी जग गई। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। बीरबल ने चहक कर कहा, विद्याधर भाई, अगर तुम सचमुच सितारों से बातें कर पाते हो तो कल को तुमसे एक सरल परीक्षा लेना चाहूंगा। मगर पहले बताओ, क्या तुम्हारे पास सच में कोई जादू है या ये सब अनुभव और चालाकी है? विद्याधर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीरबल जी, न तो जादू और नहीं छल, बस वर्षों का अनुभव और ध्यान है। पर जहांपनाह, मैं किसी को दुख में नहीं डालना चाहता। कार्य केवल सच्चाई के पक्ष में करूंगा। अकबर ने उसे अपने दरबार में रहने की जगह और छोटी सी सरकारी पेंशन दे दी, और विद्याधर का नाम एक सम्मानित दरबारी ज्योतिषी के रूप में सम्मिलित हो गया। जनता खुश थी और दरबार में एक नई चमक आ गई। पर बीरबल की आतंरिक चेतावनी शांत नहीं हुई। कुछ हफ्तों में विद्याधर की लोकप्रियता बढ़ती गई। वो अकबर की रजा और दरबारियों के दिल दोनों में घर कर गया। लोगों के खोए हुए चिड़ियों से लेकर दबी हुई जमीन में दबे सिक्कों तक सब कुछ विद्याधर की सूझबूझ से मिल जाता। पर धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों से उसने कहा कि उनका भाग्य बदलने वाला है, वे सचमुच थोड़े समय में आर्थिक लाभ दिखाने लगे। कुछ अनोखे व्यापारी अचानक अमीर होने लगे। कुछ पुराने दफ्तरों में अचानक से पुराने दस्तावेज से छुपे खजानों का संकेत दिया गया और वो खजाने मिल गए। दरबार में ये सब देखकर कुछ लोग उत्साहित थे और कुछ संदेह में। बीरबल ने चुपचाप खुद जांच करने का फैसला किया। एक रात बीरबल विद्याधर के आवास के पास बैठे। उसने देखा कि विद्याधर अपने कमरे में किसी के साथ बात कर रहा था। पर कमरे में जो आवाजें आ रही थी वे तार्किक नहीं, बल्कि संचालन की आवाजें थी। जैसे कोई नक्शे पर निशान लगा रहा हो और कोई बाहर जाकर कुछ सामान छुपा रहा हो। बीरबल ने यह नहीं देखा कि क्या छुपा रहा है, पर उसके मन में शक पनप गया। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमारे पास एक बड़ा परीक्षण होना चाहिए। सत्य और झूठ का अंतर प्रसिद्ध होना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को एक सप्ताह दिया जाए। यदि बीरबल कुछ पाए तो उसे मुक्त हाथ मिलेगा। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उसने दरबारियों के बीच कुछ ऐसे लोग चुने जो गांवों से आए साधारण लोग थे और जिनके पास धन का अभाव था। बीरबल ने उन्हें कहा कि वे 3 दिनों तक किसी ज्योतिषी की सलाह न लें और दुर्भाग्य के नाम पर किसी भी चीज का दाव न लगाएं। फिर बीरबल ने छुपकर देखा कि विद्याधर किस तरह से काम करता है। उसने देखा कि विद्याधर अक्सर 2 लोगों के साथ मिलकर काम करता। एक से उसे बढ़ती हुई भीड़ का ध्यान खींचना, दूसरे से वो सभी की बातें सुनकर बाहर जाकर पूरे शहरी चक्र में चीजें छुपवाता ताकि बाद में खोज का दावा कर सके। बीरबल को यह सब साबित करने के लिए किचकिच महसूस हो रही थी, पर सीधे पकड़ने के लिए उसे पुख्ता सबूत चाहिए थे। तब बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई, जैसे उसने कई बार की थी। बीरबल ने तय किया कि वो विद्याधर को उसकी ही चाल में फंसाएगा। उसने एक नकली कहानी बनाई। एक गांव का बूढ़ा किसान आकर बताया कि उसके खेत में एक साधारण सी पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें छुपा हुआ खजाना होने का संदेह है। बीरबल ने विद्याधर की आंखों में आस्था जताते हुए कहा कि वो स्वयं उस मूर्ति की खोज में मदद करेंगे, और यदि विद्याधर कहे कि किस जगह खजाना है तो बीरबल खुद
वहां जाकर खुदाई कर देंगे। इस तरह वो विद्याधर की सच्चाई को आजमा सकेगा। विद्याधर ने खुशी खुशी कहा, अच्छा है बीरबल जी, कल सुबह हम दोनों गांव चलेंगे और सितारों की कसौटी पर जांच करेंगे। अगले दिन सुबह बीरबल और विद्याधर तथा कुछ सैनिक गांव पहुंचे। गांव का हर व्यक्ति उत्सुक था। विद्याधर ने एक पुरानी मंत्रोच्चारण की, कुछ संकेत किए और कह दिया कि खजाना उसी पेड़ के नीचे दबा है। एक विशेष निर्देश दिया कि भीड़ को दूर रखना है और खुदाई रात के अंधेरे में ही की जाए। बीरबल ने संकेत के अनुसार खुदाई कराई और उस दिन सचमुच एक बक्सा निकला जिसमें पुराने सिक्के और कुछ मिट्टी में खुदे हुए कागजात थे। गांव वाले खुश हुए, पर बीरबल ने ध्यान रखा, बक्से की मुहर और कागज पर दबा हुआ चिन्ह वही था जो शहर के एक व्यापारी के पास पहले से मौजूद था। एक व्यापारी जो कुछ दिनों पहले अचानक धनवान हुआ था। बीरबल ने चुपके से उसी व्यापारी के घर जाकर देखा, पाया कि वही सामान पहले से वहां रखा गया था। विद्याधर के खोज और उस व्यापारी के बीच स्पष्ट तालमेल था। अब बीरबल के पास साक्ष्य थे, पर उन्हें सार्वजनिक कर देना था ताकि दरबार का अपमान न हो। बीरबल ने एक बहुचतुर योजना बनाई। उसने अकबर को एक नाटक जैसा आयोजन बताया। आज के सार्वजनिक मेला में वो विद्याधर से पूछेगा कि अगर वो सच्चा है तो वो ये बताए कि अकबर की जांघें पर रखा एक बंद डिब्बा किस जगह रात को दबा हुआ है, और फिर उसी समय वहां खुदाई करा के दिखाएगा। ये तरीका सार्वजनिक था और झूठ उजागर होगा। मेले वाले दिन विद्याधर को फिर बुलाया गया। उसने बड़े ऐशो आराम से नाटकीय ढंग से कहा, मैं सितारों से जानता हूं कि जहांपनाह के खजाने की चाबी उस पेड़ के नीचे दबी है जो मेले के पास पुराने कुएं के पास है। वहां असल में कुछ भी नहीं था। बीरबल ने तुरंत खुदाई करवाई। वहां असल में छोटा ड्रम मिला जिसमें वो सारा सामान रखा हुआ था जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। और अचानक भीड़ में एक हलचल हुई। एक दरबारी व्यापारी रंगे हाथों पकड़ा गया जो उसी स्थल पर खड़ा था और उसके पांवों के पास वही सामान रखा था। विद्याधर का रंग मिट गया। बीरबल ने बड़े इत्मीनान से कहा, जहांपनाह, सितारों ने नहीं, लोगों की चालों ने हमें ये साक्ष्य दिया। विद्याधर, तुम्हारी चालाकी को अब क्या जवाब होगा? विद्याधर ने कुछ समझाने की कोशिश की, पर भीड़ के सामने उसकी हर बात खोखली लग रही थी। अकबर ने आदेश दिया कि विद्याधर को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और पूरी जांच की जाए। जांच में सामने आया कि विद्याधर और कुछ सहयोगी दरबारियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक अवशेषों और पुराने खजानों को ढूंढ करके ढूंढते और फिर उन्हें बेच देते थे। वे गरीब गांव वालों की भूमि में स्वयं विशेष संकेत बनाते और फिर उसे खोज के नाम पर सार्वजनिक कर लेते। उनके पास नकली दस्तावेज, पुराने छापे और नक्शे थे, और उनके दल ने कई बार दरबार के कुछ अज्ञानी व्यक्तियों को भी बहलाया था। अकबर ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। चोरी गए माल को गांव वालों को वापस लौटाने का निर्देश आया। विद्याधर की पैठ और शानो शौकत को ठुकरा दिया गया। पर बीरबल ने आखिरकार एक बड़ा निर्णय लेना था। क्या सिर्फ सजा ही उचित है? बीरबल को मालूम था कि धन का लालच और प्रतिष्ठा की चाह किस तरह इंसान को बदल देती है। उसने अकबर से गुजारिश की कि विद्याधर को शर्मिंदा करके दंड न दे, बल्कि उसे समाज सेवा का मार्ग दिखाकर सुधार का अवसर दें। अकबर ने बीरबल की बात स्वीकार कर ली और विद्याधर को जनता के समक्ष दंडित करने के बजाय उसे सजग करार दिया। आदेश दिया गया कि विद्याधर अब अपने ज्ञान और अनुभव को ईमानदारी से गांव-गांव जाकर शिक्षा देने में लगाए, ताकि वो अपनी गलती का प्रतापक करे और लोगों को धोखों से बचाए। साथ ही जो भी धन उसने चुराया था वो लौटाने का आदेश हुआ और सहयोगियों के साथ मुकदमा चला। विद्याधर, जो पहले आकर्षक चमत्कार दिखाकर ध्यान खींचता था, अब गांव-गांव जाकर बच्चों और ग्रामीणों को पढ़ाने लगा। उसने उन्हें बताया कि सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है और कि किस तरह चालाकी और छल एक दिन उजागर हो जाते हैं।
धीरे धीरे विद्याधर के हाव भाव में भी बदलाव आया। उसका चेहरा पहले जितना आत्ममुग्ध था, अब उतना गंभीर और संवेदनशील हो गया था। उसने बीरबल से कई बार माफी मांगी और बीरबल ने सौम्यता से कहा, हर मन बदल सकता है, पर परिवर्तन की शुरुआत तभी होती है जब पाप स्वीकार किया जाए। गांव के लोग जब अपने खोए पैसे लौटते और विद्याधर की मेहनत देखते तो उसके प्रति भी मानवीयता जागी। उसने बीरबल की बात को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया और वर्षों बाद वो एक ईमानदार शिक्षक और सलाहकार बन गया, जो नई पीढ़ी को चमक धमक से ज्यादा सच्चाई का महत्व सिखाता था। कई महीनों के बाद एक बार अकबर ने सब दरबारियों और गांव वालों को बुलाया और उस दिन बीरबल ने एक छोटी सी सभा में बात कही, जहांपनाह, सत्य और न्याय की रक्षा केवल सजा से नहीं होती, हमें लोगों को सुधारने का अवसर भी देना चाहिए। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां किसी के हृदय में लालच होता है, वहां वो किसी भी नियम को तोड़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमें अपने बेटों बेटियों को ईमानदारी, सहानुभूति और मेहनत का पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही चारित्रिक धरोहरें किसी भी देश को महान बनाती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सदा न केवल बुद्धिमानी से भरी होती है, बल्कि उसमें मानवता भी झलकती है। आज हम न केवल एक चालाक ज्योतिषी को सिखा पाए, बल्कि अपने समाज को भी एक सबक दिया। सजग रहो, पर दया न भूलो। मोरल, सीख, एक, सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं। चालाकी और छल थोड़े समय के लिए काम आते हैं, पर अंततः वे उजागर हो जाते हैं। दो, सजा जरूरी है, पर सुधार और शिक्षा उससे भी बढ़कर है। किसी की गलती पर सिर्फ कठोरता दिखाने से बेहतर है उसे सुधारने का मौका देना, ताकि वह पुनः सही मार्ग पर आ सके। तीन, लोभ सबसे बड़ा अभिशाप है। धन और शोहरत के लिए यदि कोई सत्य और न्याय को ठुकरा दे, तो वो स्वयं अपनी नापाकियत में फंस जाता है।